हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में भी एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक का नाम है शासन के अंग। तो पढ़ने का ऑनलाइन में सबसे बेहतर तरीका है कि आप लिसनिंग और लर्निंग मोड में आ जाइए। जो भी बातें हम आपको समझा रहे हैं उसको न सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनिए बल्कि उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, वह हर एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम अपने इस अध्ययन में न सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बल्कि एग्जाम में आने वाले जितने भी फैक्टर हैं उनको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए और हमारे हेडिंग का नाम होगा शासन के अंग, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। शासन के अंग, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान शासन के कुछ अंगों के द्वारा संचालित होता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे लिए 3 अंगों का निर्माण किया। शासन के एक अंग को हम कहते हैं कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको। यह शासन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। शासन के दूसरे अंग को हम कहते हैं विधायिका, यानी कि लेजिस्लेटिव। ये शासन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और यदि कार्यपालिका और विधायिका में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो इस विवाद की समाधान करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन के एक तीसरे अंग का निर्माण कर दिया जिसका हम नाम रखते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी। यानी कि हम ध्यान से देखें तो भारतीय संविधान में भारत की जनता के ऊपर शासन करने के लिए 3 अलग अलग अंगों का निर्माण किया। एक अंग का नाम हमने रखा कार्यपालिका, दूसरे अंग का नाम रखा हमने विधायिका और तीसरे अंग का नाम हमने रखा न्यायपालिका। ये तो रही किसी विषय के बारे में एक सतही जानकारी। अब हम इस विषय को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम पहले टॉपिक पर, इस वाले टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आज के चैप्टर में फोकस करेंगे, आज के वीडियो में फोकस करेंगे। तो हम लिखेंगे भारतीय विधायिका, इंडियन लेजिस्लेटिव। अभी आपने क्या देखा, शासन के 3 अंग होते हैं। अब शासन के 3 अंग के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लेते हैं। कार्यपालिका शासन का एक ऐसा अंग होता है जो बनाई गई विधियों को या बनाई गई पॉलिसी को लागू कराने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हमारा देश बिना विधि के काम तो करेगा नहीं, बिना किसी पॉलिसी के काम तो करेगा नहीं। उस विधि को और उस पॉलिसी को लागू कराने वाली जो संस्था होती है उसी संस्था को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। जब समय आएगा तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे। दूसरी तरफ देश के लिए विधि का निर्माण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देश के लिए नीतियों का निर्माण करना, पॉलिसी का निर्माण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देश के लिए विधि और नीतियों का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसी संस्था को हम कहते हैं विधायिका। तीसरी संस्था कैसी संस्था होती है कि जब देश के अंदर भारत के जनता के बीच और दूसरी जनता के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए या शासन के अंगों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान कराने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया उसी संस्था को हम कहते हैं न्यायपालिका। आज हम भारतीय विधायिका के बारे में अपने अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बेसिक अब उसके जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हेडिंग डालिएगा भारतीय विधायिका। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के विद्यार्थी के रूप में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो पढ़ने के क्रम में आप ये देखें कि भारतीय संविधान के किस भाग में इस टॉपिक का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस टॉपिक का उल्लेख किया गया है। तो अब मेरी बातों को लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा भारतीय विधायिका और बातों को समझिए। ये है हमारा देश और हमारे देश को कहते हैं भारत। और भारत हमारा एक भी क्षण बिना विधि के या बिना नीति के नहीं रह सकता है। हमारे लिए पॉलिसी बनानी होगी, हमारे लिए लॉ इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो हमने भारत के लिए निर्माण किया विधि का। तो यह है भारत और भारत के लिए हमने क्या बनाया, लॉ बनाया, कानून बनाया। तो हमने किया विधि का निर्माण। अब भारत के लेवल पर विधि का निर्माण 2 स्तरों में होता है। भारत है बिना विधि के काम नहीं करेगा और देश में विधि का निर्माण एक केंद्र के लेवल पर भी होता है और देश में विधि का निर्माण राज्य के लेवल पर भी होता है। यानी कि केंद्र की सरकार भी देश के लिए विधि का निर्माण करती है और हर राज्यों की सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार भी अपने लिए विधि का निर्माण करती है। केंद्र के लेवल पर
जो संस्था विधि का निर्माण करती है उसी संस्था को हम कहते हैं संसद। तो पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था होती है जो संपूर्ण भारत के लिए विधि यानी कानून का निर्माण करती है। ठीक उसी तरफ राज्यों के लिए जो विधि का निर्माण करती है उस संस्था को हम कहते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। विधानमंडल के दो हिस्से होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। जब हमारे पास समय मिलेगा तब इस बात के बारे में चर्चा भी करेंगे। मैंने कहा कि यह है भारत, भारत में हो रहा है विधि का निर्माण, और भारत में विधि का निर्माण केंद्र के लेवल पर भी हो रहा है और भारत में विधि का निर्माण राज्य के लेवल पर भी हो रहा है। केंद्र के लेवल पर विधि बनाने वाली संस्था को कहते हैं संसद और राज्य के लेवल पर विधि बनाने वाली संस्था को कहते हैं राज्य विधानमंडल। अभी जो संसद है, अब संसद में इंडियन पॉलिटी के विद्यार्थी के रूप में हमको कुछ बातें ढूंढनी पड़ेंगी। तो बातें क्या ढूंढनी पड़ेंगी? पहली बात हमको ढूंढना ये पड़ेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का उल्लेख किया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमको देखना पड़ेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के बीच संसद का निर्माण का उल्लेख किया गया है। ठीक यही बातें हमको देखना है विधानसभा में या विधानमंडल में कि भारतीय संविधान के किस भाग में विधानमंडल का उल्लेख है और भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हम विधानमंडल का उल्लेख करते हैं। तो आइए इसको हम ढूंढने की कोशिश करें और हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 5 संसद के बारे में चर्चा करता है और जो ये आर्टिकल है ये आर्टिकल 179 से लेकर 122 के बीच में है। इसको एकदम याद करना है क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग को मैच करिए, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। तो हमने क्या कहा कि भारतीय संविधान में संसद जो कि पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करती है उसका संबंध भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है, जबकि राज्य विधानमंडल जो राज्यों के लिए विधि का निर्माण करती है उसका उल्लेख भाग 6 और जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 168 से लेकर 222 के बीच, 168 से लेकर 212 के बीच, 212 के बीच। तो इसको तो बिल्कुल ही आपको याद करना है। ये दिखने में छोटा लग रहा है, दिखने में प्रारंभ लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। तो मेरे साथ नोट्स भी बनाइए और एक बार मेरे साथ रिकॉल करने की आप कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा? हम विधायिका के बारे में बात कर रहे हैं। विधायिका क्या करती है? देश के लेवल पर विधि का निर्माण करती है। भारत में विधि का निर्माण कैसे होता है? केंद्र के लेवल पर भी होता है और राज्य के लेवल पर भी होता है। केंद्र के लेवल पर विधि बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में है? 79 से लेकर 122 के बीच है। जबकि राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ पर है? भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच है। इतनी बातें समझ गए? तो चलिए अब हम फिर एक और हेडिंग डालेंगे और आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं हम संसद के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। तो फिर से हम हेडिंग डालेंगे और हेडिंग का नाम होगा संसद, पार्लियामेंट। तो आप खुद सोचिए मन में, संसद क्या होती है? संसद केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था होती है जो पूरे भारत के लिए विधि बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। हो गया। अब आइए, ये है हमारी संसद और संसद का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो संसद का संबंध भारतीय संविधान के भाग 5 से है। संसद का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच संसद का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें भी अभी आप संसद के लिए एक ट्रिक का निर्माण करेंगे जो अक्सर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उस ट्रिक का नाम है सरला। ये बिल्कुल ही आपको याद करने हैं, इसका नाम है सरला। अभी हम संसद डिटेल में करेंगे लेकिन इसके पहले आप क्या पढ़ेंगे? सरला। स का मतलब होता है संसद और संसद, केवल संसद का उल्लेख किया गया है। जो केवल और केवल उसके ढांचे के बारे में उल्लेख किया गया है वह किया गया है आर्टिकल 79 में। र मतलब होता है राज्यसभा और राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 80 में। फिर होता है ल और ल का मतलब होता है लोकसभा और जो लोकसभा का उल्लेख किया गया है ये किया गया है
आर्टिकल 81 में। तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में, केवल संसद के ढांचे का उल्लेख। वैसे संसद तो डिटेल में इतना कहा गया है, लेकिन अगर केवल नॉर्मल ढांचा की बात करेंगे तो आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ प्रश्न देखने में छोटे लगते हैं, हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, और यही से जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ब्लंडर कर जाते हैं, और ब्लंडर करने की वजह से आप एक अच्छा आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद क्या है 81। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है 80। केवल संसद के ढांचा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है 79। और पूरे संसदीय व्यवस्था की नींव कहाँ पर डाली गई है आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 के बीच। मैं मान के चलता हूँ इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो फिर हम आर्टिकल 79 की तरफ मूव करेंगे और कुछ बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 79, बताइए आर्टिकल 79 किसके बारे में चर्चा करता होगा? तो आर्टिकल 79 एक संस्था के बारे में चर्चा करता है, या संस्था के ढांचा के बारे में चर्चा करता है, जिसका नाम होता है संसद। आप कुछ पढ़े देखिए। अगर हम आर्टिकल 79 की भाषा को पढ़ें तो आर्टिकल 79 कुछ इस प्रकार बातें कहता है। यह कहता है कि केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं और संसद के 3 अंग और 2 सदन होते हैं। आर्टिकल 79 की भाषा है कि केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं, संसद के 3 अंग और 2 सदन होते हैं। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के साथ जो आर्टिकल 79 अपनी बातों को कह रहा है उस बातों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये है संसद, और संसद के बारे में जो सामान्य बात है वह किस आर्टिकल में है 79। और 79 की भाषा क्या कह रही है कि केंद्र के लेवल पर विधि बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं संसद कहते हैं। और संसद के पास क्या होता है अंग भी होता है, और संसद के पास क्या होता है सदन भी होता है। सदन की संख्या बता रखा गया है 2, और अंगों की संख्या कितनी बता रखी गई है 3। सदन को इंग्लिश में कहते हैं हाउस, इंग्लिश में कहते हैं हाउस। और संसद के 2 हाउस होते हैं, जैसा कि आर्टिकल 79 बताता है। एक हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, और दूसरा जो हाउस होता है उस हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। तो संसद के पास कितने हाउस 2, एक को क्या कहेंगे राज्यसभा, एक को क्या कहेंगे लोकसभा। अभी राज्यसभा लोकसभा के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस आप धैर्य के साथ नोट्स बनाइए। किसको उच्च सदन कहते हैं, किसको जनता का सदन कहते हैं, किसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, किसको सरकार का सदन कहते हैं, सब बातों को हम जानेंगे। तो 2 सदन हो गए, और संसद के कितने अंग हो गए तो 3 अंग हो गए। और संसद का जो पहला अंग होता है वह खुद भारत का राष्ट्रपति होता है, जो संसद का सबसे बड़ा अंग होता है। संसद का जो दूसरा अंग होता है वह खुद राज्यसभा होता है, जो संसद का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। और संसद का जो तीसरा सबसे बड़ा अंग होता है उस अंग को हम कहते हैं लोकसभा, और ये संसद का तीसरा सबसे बड़ा अंग होता है। तो अभी सुनिएगा, अभी हमने एक ट्रिक पढ़ा था, उसका नाम था सरला। स मतलब क्या था संसद, संसद का मतलब सामान्य बातें, जनरल बातें। वैसे संसद के बारे में कहाँ तक लिखा गया है 79 से लेकर 122 तक, लेकिन सामान्य बातें। और आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के पास 2 सदन और 3 अंग होंगे। सदन का मतलब क्या होता है मन में बहुत जानना जरूरी होता है। सदन को इंग्लिश में कहते हैं हाउस, और हाउस एक प्रकार का कमरा होता है। ये देख रहे हैं ना बिल्डिंग हमारी, ये कमरा है। अब मान लीजिए इस कमरा का हमने नाम रखा कि यह हमारा लोकसभा है। तो लोकसभा सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग होती है, और उसमें जो मेंबर बैठ रहा होता है उसको कहते हैं लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा क्या है, उस बिल्डिंग का नाम है जिसमें लोकसभा के सदस्य आकर अपनी कार्यवाही करते हैं। राज्यसभा क्या होता है, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में उस बिल्डिंग का नाम है जिसमें राज्यसभा के सदस्य आकर अपनी कार्यवाही करते हैं। तो जो बिल्डिंग होती है उसको हमने नाम रखा राज्यसभा और लोकसभा। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये बताइए क्या राष्ट्रपति संसद का सदन होता है? बिल्कुल नहीं।
तो राष्ट्रपति कोई हाउस थोड़ी है, कोई बिल्डिंग थोड़ी है। तो राष्ट्रपति संसद का सदन नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। और ये भी बातें आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछी जाती हैं। इतनी बात जान गए। तो ये था आपका आर्टिकल 79 की व्याख्या। लेकिन थोड़ी सी बातें और हम आगे बढ़कर करेंगे। और बातें कैसी हैं, तो आप भी हमारे साथ एक ग्राफ बनाइए। एक हमको तुलना करना पड़ेगा और तभी जाके हम चीज़ों को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अब हमको देखना है कि हमारे यहाँ जो संसद की व्यवस्था है, वह संसद की व्यवस्था कब से ली गई। क्या प्राचीन काल में भारत में संसद था? क्या मध्यकाल में भारत में संसद था? या अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमको संसद दिया? तो जी हाँ, न तो हमारे पास प्राचीन काल में कोई संसद की व्यवस्था है, न तो हमारे पास मध्यकाल में कोई संसद की व्यवस्था है। संसद जो है वह अंग्रेजों की देन है। तो कोई भी अंग्रेज काम करेंगे तो पहले लिखित रूप में काम करेंगे, बताएंगे कि ये रहा हमारा कानून और इस कानून में हमने पहले बार संसद का उल्लेख किया है और ये रही हमारी बिल्डिंग, इसमें हम लोकसभा के मेंबर को, राज्यसभा के मेंबर को बिठाएंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह किसकी देन है। तो देखिए, इंडिया में एक अधिनियम काम करता है। उस अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पर लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, पॉलिटी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया था और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के कहने पर अंग्रेजों ने भारत के लोगों के लिए एक अधिनियम पास किया था जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में पहले बार व्यवस्था किया गया था चुनाव का, और चुनाव के साथ साथ पहले बार जो प्रावधान किया गया था, नींव डाला गया था, वो प्रावधान किया गया था संसद का। तो संसद के बारे में जो पहले बार आपको लिखित प्रावधान मिलता है, ये संसद के बारे में पहले बार लिखित प्रावधान कहाँ से मिलता है? भारत शासन अधिनियम 1919 से। तो संसद क्या है? केंद्र के लेवल पर विधि बनाने वाली संस्था है। अब उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? बिल्डिंग बनाने पड़ेंगे, लोगों का अपॉइंट करना पड़ेगा। तो संसद के बारे में प्रावधान तो मिलता है 1919 के अधिनियम में, लेकिन संसद ने अपना कार्य प्रारंभ किया और एक कार्य प्रारंभ किया 1921 से। तो पार्लियामेंट ने अपना फंक्शन कब से प्रारंभ किया? 1921 से। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किसकी देन है? अंग्रेजों की। भारत की संसदीय व्यवस्था को उल्लेख कब किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया है। संसद ने कब से काम करना प्रारंभ किया? तो संसद ने 1921 से काम करना प्रारंभ किया। अब एक और आप ग्राफ बनाएंगे और हम छोटी सी करेंगे तुलना। ये देखिए, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश संसद। और जो ब्रिटिश संसद है, इस ब्रिटिश संसद की कहानी देखिए। इस ब्रिटिश संसद के टॉप पर बैठी हुई एक लेडी, उस लेडी का नाम है महारानी, क्वीन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। और वहाँ पर एक हाउस है जिस हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। और वहाँ पर एक और हाउस है जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिएगा, ब्रिटेन में भी संसद है और ब्रिटेन के संसद के टॉप पर कौन बैठी हुई है? वहाँ की महारानी। ब्रिटेन में भी दो सदन है, एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। और सेम इसी पैटर्न पर, एकदम हुबहू पैटर्न हमने भी अडॉप्ट कर लिया। तो हम क्या हो गए? हम इंस्पायर्ड हो गए। हम ब्रिटेन से क्या हो गए? प्रेरित हो गए। और हमने ब्रिटेन से प्रेरित होकर एकदम हुबहू मॉडल बनाया। तो हमारा हुबहू मॉडल कैसा है? तो देखिए हमारा हुबहू मॉडल कैसा है। हमारे यहाँ भी क्या हमने उल्लेख कर रखा है? हमने भी उल्लेख कर रखा है हमारे यहाँ संसद का। और संसद की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ भी संसद के टॉप पर कौन बैठा हुआ है? तो हमारे यहाँ भी संसद के टॉप पर बैठे हुए हैं राष्ट्रपति। जैसे उनके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वैसे हमारे पास भी एक हाउस है। उस हाउस का नाम क्या रखा गया है? राज्यसभा।
जैसे उनके पास हाउस ऑफ कॉमन्स है, वैसे हमारे पास भी एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, और उसको हमने अपने यहाँ नाम क्या दे रखा है, लोकसभा। तो बताइए, भारत की संसदीय व्यवस्था हूबहू किस देश के संसदीय व्यवस्था की कॉपी रही होगी? तो भारत की संसदीय व्यवस्था हूबहू ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था की नकल रही होगी, कॉपी रही होगी। भारत में राष्ट्रपति का पद भी वैसे ही है जैसे ब्रिटेन की महारानी का पद, और राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ अलंकारिक प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति भी उनके यहाँ, महारानी भी उनके यहाँ अलंकारिक प्रमुख होती हैं। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया होगा? तो ब्रिटेन से लिया गया होगा, ब्रिटेन के महारानी के तर्ज पर। तो अभी तक जो हमने बातें पढ़ी हैं उसको एक बार रिकॉल करेंगे और फिर जाके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या कहा? हम पढ़ रहे हैं शासन के अंगों के बारे में, विधायिका के बारे में। विधायिका क्या होती है? शासन का एक ऐसा अंग होता है जो केंद्र और राज्य के लेवल पर विधि बनाने का काम करती है। केंद्र के लेवल पर जो विधि बनाने का काम करती है उस संस्था को हम कहते हैं संसद, और संसद का उल्लेख इस भाग और इस अनुच्छेद में किया गया है। फिर हमने देखा कि संसद के बारे में, कि संसद के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ा, इस ट्रिक का नाम था सरला, और सरला के बारे में हमने जाना कि सौ मतलब क्या होता है, लॉ मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि 79 में संसद की व्याख्या की गई और संसद के बारे में कहा गया है कि संसद के होते हैं 2 सदन और संसद के होती हैं 3 अंग, और इसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। फिर हमने देखा कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है अंग्रेजों की देन है, और भारत शासन अधिनियम 1919 में पहले बार संसद का उल्लेख किया गया था, और कहाँ से संसद ने काम करना प्रारंभ किया इसको भी हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था की कॉपी है, और किस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के महारानी से लिया गया है। तो हूबहू बातों को हमने देखकर समझ भी लिया। अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और हम संसद के प्रथम सदन राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप भी हेडिंग डालिएगा, और हेडिंग का नाम होगा राज्यसभा। तो पहली हेडिंग, और पहली हेडिंग का नाम होगा राज्यसभा। तो देखिए, जब भी हम कोई बात पढ़ेंगे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमें मान के चलेंगे कि उस टॉपिक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है और उस टॉपिक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा की पहली विशेषता होती है कि यह सदन होता है, और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन मानते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? संसद का उच्च सदन। अभी आगे आप समझ पाएंगे कि उनको उच्च सदन ही क्यों कहते हैं राज्यसभा को। तो इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड एज अ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब देखिएगा, संसद का उल्लेख या राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सॉरी, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद का नाम हो गया 80। हो गया। अब इतनी बातों को थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा, तो एक और ग्राफ मैं बनवाऊंगा और ये समझने वाली बात है। तो इस ग्राफ का आप करेंगे निर्माण। ये है हमारा भारत, और जब भी आप भारत की बात करते हैं तो भारत का मतलब क्या होता है? भारत का मतलब होता है कि भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक। क्या भारत के नागरिकों के बिना आप भारत की कल्पना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो भारत का मतलब होता है कि भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक। लेकिन ये नागरिक कहाँ रहते होंगे? आकाश में? पाताल में? बिल्कुल नहीं। ये नागरिक जो कि भारत के नागरिक हैं, या तो भारत के राज्य में रहते होंगे, या ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए में रहते होंगे। हमको राज्यसभा समझना है, लेकिन थोड़ी सी समझ हमको बनानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि एसएससी हो गया, यूपीटीपीएससी हो गई, वो अपने स्टैंडर्ड को इन्हांस कर रही हैं। अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो 1990 में, 1995 में पूछे जाते थे। अब चीज़ें अप टू मार्क पूछी जा रही हैं। तो ये है भारत। भारत में कौन रहता है? नागरिक। और भारत का नागरिक कहाँ रहता है? या तो राज्य में या तो केंद्र शासित प्रदेश में। अब भारत के नागरिकों के लिए विधि बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? संसद। अभी तो हमने जाना था कि संसद क्या है। संपूर्ण देश के लिए विधि बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? संसद। और संसद में आपने देखा था अभी कुछ देर पहले कि संसद में 2 सदन होते हैं। एक सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, और एक सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। अब यहीं से पूरी बातों को समझ लीजिएगा। भारत में नागरिक भी हैं, और नागरिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए हमने एक संसद का निर्माण किया, और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये नागरिक अपनी बातों को संसद में कह सके,
इसके लिए संसद के जिस सदन का निर्माण किया गया है उसी को क्या कहते हैं? लोकसभा। लोक मतलब जनता, यानी कि संसद का ऐसा सदन जहां पर भारत का नागरिक अपनी बातों को कह सके, उस सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद लोकसभा के मेंबर हैं। कहाँ से? बनारस के। तो बनारस के लोकसभा मेंबर, इसका मतलब क्या हो गया? बनारस की जनता को उन्होंने संसद में पहुंचाया है, तो क्या हो गया? लोकसभा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जनता इसकी नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता तो लोकसभा में जाएगी, लेकिन भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश की संसद में अपनी बातों को कह सके, तो इसके लिए एक सदन का निर्माण किया, उसको हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में बनारसी संसदीय क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री वहाँ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो यूपी से राज्यसभा के मेंबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो वहीं की जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यूपी एज ए स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बताइए राज्यसभा क्या होगा? राज्यसभा संसद का एक ऐसा सदन होता है जहां पर किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राज्यसभा संसद का एक ऐसा सदन होता है जहां पर कोई राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और राज्यसभा को हम संसद के उच्च सदन के रूप में जानते हैं। हो गया? अब देखिएगा, अभी जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के बारे में कुछ और हमारे मन में डाउट होगा, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ये है आपका राज्यसभा, और राज्यसभा में अपने आप में क्या होता है? राज्यसभा, तो राज्यसभा संसद का एक सदन होता है। इस सदन में कौन बैठते होंगे? तो राज्यसभा में बैठते होंगे संसद के सदस्य, और साथ ही साथ इन सदस्यों के ऊपर कौन बैठता होगा राज्यसभा में? तो बैठता होगा राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो तीन और कंसेप्ट को जानेंगे हम लोग, और विश्वास मानिए आपके मन में 100% कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये है राज्यसभा। राज्यसभा में सदन भी है। राज्यसभा क्या होता है? एक ऐसा सदन जहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राज्यसभा में क्या आप शामिल होते हैं? सदस्य शामिल होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, सब समझेंगे हम लोग। और राज्यसभा में क्या होता है? एक सभापति होता है। तो एक सदन के रूप में, एक हाउस के रूप में राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई इसका कार्यकाल नहीं होता है। यह एक सदन के रूप में होता है अस्थाई सदन। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हो गया कि 13 मई 1952 को जब देश की संसद की प्रथम बैठक हुई थी, तब राज्यसभा ने भी काम करना शुरू कर दिया, और उस समय से लेकर आज तक, जब तक कि भारत का संविधान बना हुआ है और जब तक कि भारत का संविधान बनता रहेगा, तब तक राज्यसभा काम करती रहेगी। छुट्टी कब होगी उसकी? या तो संडे को या तो किसी त्यौहार को। तो राज्यसभा का एक सदन के रूप में कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या होती है? एक परमानेंट हाउस होती है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इन राज्यसभा के सदस्यों का अपना एक कार्यकाल होता है। आपने एक बार राज्यसभा की मेंबरशिप ग्रहण की तो फिर आपको समय दिया जाएगा, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। दूसरी तरफ राज्यसभा एक सदन के रूप में कोई कार्यकाल नहीं, परमानेंट सदन होता है, एक बार शुरू हो गया तो अंत होता नहीं होगा इसका। लेकिन जो इसके मेंबर बैठते होते हैं, इस मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और इन मेंबर की जो बैठक करवाता है, जिसको हम राज्यसभा का सभापति कहते हैं, उस सभापति को, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पद को धारण करते हैं, इस सभापति का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल होता है मात्र 5 वर्षों का। तो राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वह केवल होता है मात्र 5 वर्षों का। तो इतना पॉइंट आपको 100% कंसिडर करना पड़ेगा। राज्यसभा क्या होती है? संसद का एक ऐसा सदन होता है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राज्यसभा एक सदन के रूप में कार्यकाल अस्थायी होता है, इसका कार्यकाल विखंडित नहीं होता है, ये निरंतर चलने वाला सदन माना जाता है। लेकिन जो इसके मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल हमने तय कर रखा है, और उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन इन मेंबरों का जो सभापति होता है उसका भी कार्यकाल तय होता है, और सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 5 वर्षों का होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष।
तो ये पॉइंट अपने नोट्स का हिस्सा बनाते रहिएगा। अभी हम राज्यसभा की मेंबरशिप देखेंगे, लेकिन जब हमने कार्यकाल की बात कर रखी है सदन की, तो फिर हमें सदन के चुनाव की भी बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उस राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होता है तो कैसे चुनाव होता है। तो फिर एक पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा, राज्यसभा और राज्यसभा की हमको क्या कराना है, चुनाव। लेकिन आप राज्यसभा ना लिखकर यहाँ पर कुछ और बातें लिखिए। राज्यसभा का हमको कराना है चुनाव, और राज्यसभा की बात न लिखकर कुछ और बातों को करना है आपको। हम बात कर रहे हैं संसद की, और आर्टिकल 79 क्या कहता है, संसद के पास दो सदन होते हैं। एक सदन को हम क्या कहते हैं, लोकसभा, और दूसरे सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। और इन दोनों सदन में जो सदस्य होते हैं, संसद सदस्य, इन संसद सदस्यों का हमको क्या करवा देना है, इनका हमको करवा देना है चुनाव। तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, उनका हम करवाने वाले हैं चुनाव। अब यहाँ पर भी कुछ बारीकी है, उस बारीकी को पकड़ेंगे तब जाके आप अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अभी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, यहाँ देखिए, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो चुनाव होता है प्रति 5 वर्ष में। लोकसभा का चुनाव प्रति 5 वर्ष में। और लोकसभा के भी हम बाद में समझेंगे। लोकसभा में 543 मेंबर का ही चुनाव होता है, शेष को अपॉइंट किया जाता था, जो कि इस व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया गया है। तो चुनाव कितने मेंबर का होगा, कुल जितने भी मेंबर का चुनाव हो सकता है, यानी कि 543 सदस्यों का। और कैसे, एक साथ चुनाव होता है। तो ध्यान दीजिए, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव जहां प्रति 5 वर्ष में कुल 543 मेंबर का हो जाता है, वही राज्यसभा के चुनाव में कुछ अंतर है। अब राज्यसभा का चुनाव प्रति 5 वर्ष में न होकर राज्यसभा का चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष में। और जब भी मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, तो राज्यसभा का मतलब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है। और प्रति 2 वर्ष में कुल सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, मात्र 1/3 मेंबर का चुनाव होता है, 1/3 सदस्य का। यानी कि हर 2 साल चुनाव होगा, 1/3 1/3 1/3 करते करते चुनाव कंटिन्यू होता रहेगा। तो समझिएगा, इसको यूँ समझिएगा, देश में जितने भी चुनाव की व्यवस्था है वह समानतः 5 वर्ष में कर ली जाती है। आपने देखा होगा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, विधायकी चुनाव, संसदीय चुनाव, लोकसभा चुनाव। लेकिन राज्यसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो मात्र 2 वर्षों के अंतराल पर होता है, 5 वर्ष का समय नहीं लिया जाता है। हर चुनाव पूरे मेंबरशिप का होता है। कोई भी चुनाव होगा, जितने भी इलेक्शन में सीट होंगे उनको चुनाव कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा का चुनाव होता है वह केवल 1/3 मेंबर्स का होता है, और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर अपने पद को छोड़ेंगे और नया चुनाव होता जाएगा। इतनी बातें आपने समझ ली, ठीक है। फिर आगे आइए और आगे की बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो फिर आप ग्राफ बनाइएगा, और ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। अब देखिए, अब राज्यसभा के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करनी है, फिर उसके मेंबरशिप के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने ये कहा था कि भारत में संसदीय व्यवस्था अंग्रेज़ों की देन है, और अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से संसद की नींव डाली होगी। और चूंकि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसका मतलब ये कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा सन 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही बनाया गया होगा। यानी कि राज्यसभा कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेज़ों की देन रही होगी। और जब अंग्रेज़ों की देन रही होगी, तो अंग्रेज़ों ने अपने द्वारा बनाए गए राज्यसभा को अपने लिए ही यूज किया होगा, अपने तरीके से ही यूज किया होगा। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, तो हमने उसी समय देश के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया था। और संविधान सभा ने अलग ही भारतीय संविधान के भाग 5 का निर्माण किया, और आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच संसद का उल्लेख किया। यानी कि आज़ादी के बाद राज्यसभा के ढांचा में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी से पहले बनाई गई राज्यसभा वह अंग्रेज़ों के लिए काम कर रही थी, और आज़ादी के बाद बनाई गई राज्यसभा वह भारतीयों के लिए काम करना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए 3 डेट 100% आपको याद करने हैं।
तो आप भी यहाँ पर बनाएंगे और हेडिंग का नाम क्या होगा, राज्यसभा। और राज्यसभा में 3 डेट आपको याद करने हैं, तो आइए याद करते हैं। एक डेट का नाम है 3 अप्रैल 1952, यहाँ भी राज्यसभा के साथ कुछ हुआ। दूसरे डेट का नाम है 13 मई 1952, यहाँ भी कुछ हुआ। और तीसरे डेट का नाम है 23 अगस्त, लेकिन ये 1952 न होकर 1954 है, तो यहाँ भी कुछ हुआ। राज्यसभा के लिए 3 डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक को कहेंगे 3 अप्रैल 1952, दूसरे को कहेंगे हम 13 मई 1952, और तीसरे को कहेंगे हम 23 अगस्त 1954, 52 नहीं 54। इस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात राज्यसभा के ढांचे में बदलाव करना बहुत जरूरी था, तो हमने 3 अप्रैल 1952 को क्या किया, राज्यसभा का पुनर्गठन। हमने किया राज्यसभा का पुनर्गठन 3 अप्रैल 1952 को, यानी कि उसके ढांचा में बदलाव किया। और जिस समय हमने राज्यसभा का पुनर्गठन किया, उस समय राज्यसभा के सदस्यों की संख्या थी, वह थी 217। इसको भी याद करने हैं, और सभी बातें आपसे पूछी गई हैं कि बताइए जिस समय राज्यसभा का पुनर्गठन किया गया था, राज्यसभा का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था, तो उस समय मेंबरों की संख्या कितनी थी, 217। फिर आगे बढ़ते हैं। ये डेट है 13 मई 1952, और 13 मई 1952 को क्या हुआ था, तो 13 मई 1952 को बैठक की गई थी राज्यसभा की। तो यहाँ पर थी राज्यसभा की प्रथम बैठक, या यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा की कार्यवाही। और राज्यसभा ने अपनी कार्यवाही को प्रारंभ किया 13 मई 1952। संसदीय इतिहास में 13 मई का बड़ा महत्व है। 13 मई के दिन ही संसद ने अपना बैठक करना प्रारंभ किया, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने बैठक करना प्रारंभ किया। तो 13 मई 1952 को हुआ था राज्यसभा की प्रथम बैठक। और जब राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो उस समय जो सदस्यों की संख्या है, उस समय भी सदस्यों की संख्या थी कितनी, 217। फिर समय आगे बढ़ा, और समय आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर डेट आता है 23 अगस्त 1954। और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के नाम में बदलाव किया गया। नाम में बदलाव, नाम में बदलाव किया गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, ये है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह पर राज्यसभा का नाम बदल दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया राज्यसभा। तो पॉइंट याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा की पुनर्गठन, सदस्य कितने आए थे, 217। 13 मई 1952 राज्यसभा ने कार्रवाई प्रारंभ किया, उस समय मेंबर कितने आए थे, 217। 23 अगस्त 1954 राज्यसभा का नाम बदल दिया गया, पहले राज्यसभा का नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, अब नाम क्या हो गया, राज्यसभा। इतनी बातें मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। 2-3 पॉइंट और राज्यसभा के बारे में है जिसको आपको जानना पड़ेगा। अब हमको देखना पड़ेगा राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो राज्यसभा एक सदन है, तो राज्यसभा में बैठते होंगे सदस्य, तो हमको देखना पड़ेगा राज्यसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्यों को 3 तरीके से देखना पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्यों को देखना पड़ेगा प्रथम बैठक में। जब प्रथम बैठक हुई राज्यसभा की, तो कितने मेंबर आए थे। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या थी, उसको भी जानना होगा आपको। और राज्यसभा की वर्तमान संख्या क्या है, कितने लोग आते हैं राज्यसभा में, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के बारे में 3 बातें। पहली बात क्या, कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, और प्रथम बैठक अगर हुई थी तो प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 217। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वर्तमान में है 250,
यानी कि 250 मेंबर का चेयर लगा हुआ है, वो चाहें तो बैठ सकते हैं। और राज्यसभा के मेंबर की वर्तमान संख्या कितनी है, कितने लोग आते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर की जो वर्तमान संख्या है वह वर्तमान संख्या है आपकी 245। तो इस फिगर को आपको याद करना पड़ेगा, कितने मेंबर पहली में, कितने मेंबर मैक्सिमम, कितने मेंबर वर्तमान में। अब इसी मेंबरशिप का हमको एक विश्लेषण करना पड़ेगा, तो हम भी कर लें विश्लेषण। तो देखिए, ये आपका एक सदन है जिसका नाम क्या है, राज्यसभा। और राज्यसभा के हम जान क्या रहे हैं, सदस्य। और हम मान के चलते हैं कि इस समय राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। अब ये जो 245 मेंबर हैं, इस 245 मेंबर में कुछ मेंबर होते हैं निर्वाचित, इलेक्टेड, किसी का इलेक्शन किया गया है तब राज्यसभा की मेंबरशिप लिया उन्होंने। और कुछ जो मेंबर होते हैं वह मेंबर होते हैं मनोनीत, यानी कि उनको अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया गया है, तब जाकर उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप ली है। यह है राज्यसभा, मेंबर है वर्तमान 245। और 245 मेंबर या तो इलेक्शन की प्रक्रिया से आते हैं या तो नॉमिनेट होकर आते हैं, या तो इनका जनता तो नहीं करती है, या तो इनका निर्वाचन किया जाता है, या राष्ट्रपति खुद इनको नॉमिनेट करते हैं। अब जो मनोनीत है इनकी संख्या होती है 12, यानी कि राज्यसभा के 12 मेंबर को हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो देखिए नॉमिनेट कैसे किया जा रहा है। अब राज्यसभा के 12 मेंबर का नॉमिनेशन करते हैं, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 80 में लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अब इन नॉमिनेशन कौन करता है, तो इनका नॉमिनेशन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। और नॉमिनेशन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो नॉमिनेशन का जो ये स्रोत है, ये स्रोत है आपका आयरलैंड। तो ये है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं अंडर आर्टिकल 80, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और नॉमिनेशन की व्यवस्था ली गई है आयरलैंड से। अब ये जो 12 मेंबर हैं, यह 12 मेंबर 4 अलग अलग क्षेत्रों से नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये 4 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये 4 अलग अलग क्षेत्र हैं। पहले का नाम है साहित्य, दूसरे का नाम है कला, तीसरे का नाम है विज्ञान, और चौथे का नाम है समाज सेवा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, जो वर्तमान संख्या है वह 245 है। इस 245 में से 12 मेंबर इलेक्शन की प्रक्रिया से नहीं आते हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं। ये नॉमिनेशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। और नॉमिनेशन की जो व्यवस्था है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यह 12 सदस्य इन 4 अलग अलग क्षेत्रों से आ सकते हैं, या तो साहित्य में काम किया हो, कला में काम किया हो, विज्ञान में काम किया हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया हो। तो आप खुद ही गणित पढ़ते होंगे और आप खुद बताइए, अगर 245 में से 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा तो कितने मेंबर को इलेक्शन किया जाएगा, तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो जाएगी आपके 233। और 233 में से जो ये 8 सदस्य हैं, ये 8 सदस्यों का इलेक्शन किया जाता है 3 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा। और ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है दिल्ली, और दिल्ली में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 3। एक सदस्य का नाम है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में राज्यसभा के मेंबर की संख्या कितनी होती है, 1। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा के मेंबर की संख्या कितनी है, 4। यानी कि 233 में से 8 सदस्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें से दिल्ली में 3, पौंडीचेरी में 1, और जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। इसका मतलब हो गया कि जो 225 बचे वह 225 भारत के 28 राज्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते होंगे। तो ये इनका निर्वाचन होता है राज्यों के द्वारा। तो आपने राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ ली।
अब थोड़ा सा इलेक्शन में कुछ और बातें आपको जाननी है और जान लीजिए। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव भारत की जनता नहीं करती है। जिस राज्य से राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण और खुले मतदान की व्यवस्था के माध्यम से उनका इलेक्शन करते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेंबर बिहार से राज्यसभा का मेंबरशिप लेना चाहता है तो बिहार के निर्वाचित विधायक उनका इलेक्शन करेंगे। तो राज्यसभा का इलेक्शन कौन करता है? भारत की जनता नहीं। जिस राज्य से उसका इलेक्शन होने वाला है उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर उस राज्य के राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन करते हैं। अब एक और बात है, किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएं, इसके लिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का निर्माण किया गया। और चौथी अनुसूची बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। किस राज्य में राज्यसभा के कितने मेंबर हों, इसके लिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का निर्माण किया गया। और चौथी अनुसूची के अनुसार भारत के 5 राज्यों को आपको कम से कम जानना ही पड़ेगा जहां पर राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। और चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में सर्वाधिक मेंबर यूपी से आते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? 31। उसके बाद से जो स्थान होता है वो होता है महाराष्ट्र का और संख्या कितनी होती है? 19। उसके बाद से जो स्थान होता है वह होता है तमिलनाडु का और संख्या कितनी होती है? 18। उसके बाद से जो स्थान होता है वो होता है बिहार का और पश्चिम बंगाल का और संख्या कितनी होती है? 16। इस प्रकार राज्यसभा की कहानी ये है कि सबसे अधिक मेंबर यूपी से, फिर महाराष्ट्र से, फिर तमिलनाडु से, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो हमारी संस्था ने और हमने ये कोशिश किया कि हम संक्षिप्त में ही सही परीक्षा उपयोगी बातें आपको बता सकें। हम लोग का वीडियो कैसा है, क्वालिटी में कैसा है, कंटेंट वाइज कैसा है, आप अपना फीडबैक लिखकर हमें बताइएगा और हमारी संस्था को आपके फीडबैक का इंतज़ार जरूर रहेगा। तो चलिए अगली मुलाकात अगले टॉपिक के साथ करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।